जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th यानी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। दोस्तों, यह जो है वीडियो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। सबसे पहले जानेंगे बच्चों संसद क्या है। देखो, संसद हमारे देश की सबसे बड़ी नियम कानून बनाने वाली संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है। और कह रहा है आप संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद में बच्चों दो सदन होते हैं। कौन? लोकसभा। पहला है लोकसभा और दूसरा है बच्चों राज्यसभा। ये दो दो सदन होते हैं। लेकिन टोटल कितने संसद कितने सदन होते हैं? टोटल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पूछेगा संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों यहाँ सदन पूछ रहा है तो दो ही सदन होते हैं, लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। समझ रहे बच्चों? और संसद भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। बच्चों, संसद में जब कानून बनता है तो पूरे भारत में लागू होता है, किसी एक राज्य के लिए नहीं। समझ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनना है, गांव में बोला जाता है सांसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सांसद बोला जाता है। और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधायक बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। समझ बच्चों? और प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बच्चों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। समझ रहे हो? और बुलाता कौन है? अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अधिवेशन बुलाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो जो उपाध्यक्ष होगा वो जो है अध्यक्षता करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो बच्चों जो उसमें वरिष्ठतम सदस्य होगा, सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, वो जो है करेगा। समझ रहे हो बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस किस पर राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस पर राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त है? तो सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। जैसे बच्चों आम आदमी के ऊपर मुकदमा चलता है, वैसे राष्ट्रपति के ऊपर जो है संसद में जो है क्या लगाया जाता है बच्चों? महाभियोग। किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 61 तहत महाभियोग लगाया जाता है। और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। समझ बच्चों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका का कार्य नहीं है। कह रहा है कि विधायिका जो होती है उसका कार्य नहीं है कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका नियंत्रण रखना, बजट बनाना। तो कानून बनाना सही है, कार्यपालिका नियंत्रण रखना ये भी सही है, बजट पारित करना ये भी सही है। लेकिन ये जो है बजट बनाना ये नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधायिका की शक्ति में हास का कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? जागरूकता, जनमत, ये नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है? द्विसदनात्मक बोले तो बच्चों देखो, सब राज्यों में नहीं होता है। टोटल 7 या 8 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है वहाँ बच्चों विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों सदन होते हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा, जैसे संसद में बच्चों लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे राज्यों में विधानसभा विधान परिषद होती है। जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होती है, तो यहाँ सही जगह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सब राज्यों में विधानसभा विधान परिषद नहीं होती है। समझ बच्चों? सिर्फ 8 ही राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ जो है दूसरा व्यवस्था रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम जो है संसद है। संसद भवन कहाँ है भैया? दिल्ली में स्थित है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा में केवल एक सीट किस राज्य को दी गई है? तो सही जवाब यहाँ जो हो जाए सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, राज्यसभा में किस राज्य की सर्वाधिक सीटें हैं? राज्यसभा में किस राज्य की सर्वाधिक सीटें हैं? तो समझ रहे हो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही रहती है। इसीलिए जो दोस्तों जो राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं, दल होते हैं, उत्तर प्रदेश में निगाहें सबकी रहती है, क्योंकि लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ जो है 80 है, यानी 80 सांसद हैं। और सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा की सीटें भी यहाँ 31 है अकेले उत्तर प्रदेश में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो दोस्तों जो है यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद में कितनी अस्थायी समितियाँ हैं? भारतीय संसद में कितनी अस्थायी समितियाँ हैं? सही जवाब यहाँ हो जाएगा 25। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग, जर्मनी के बुंदेसरैट में कितने संघीय राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो यहाँ जर्मनी की बात आई है, तो आप लोग जान लो 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो है किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, संसदीय कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक ये अमेरिका में है दोस्तों, समझ रहे हो, राजतंत्रात्मक ब्रिटेन वगैरह में है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? तो जर्मनी में जो सरकार का प्रधान होता है उसे चांसलर बोला जाता है। समझ दोस्तों, क्या बोला जाता है? चांसलर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यहाँ दिया गया है 4 ऑप्शन, तो यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। समझ लो दोस्तों, ये सब जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कला, समाज सेवा, साहित्य में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। उनको जो है मनपसंद रख लिया जाता है, इनका चुनाव नहीं होता है राज्यसभा में। समझ लो दोस्तों, 12 सदस्यों को मनोनीत कर लिया जाता है, मनपसंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ जो है सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 माह। वैसे 6.5 माह है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, 6.5 माह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, भारतीय सैन्य बल का प्रधान होता है, भारतीय सैन्य बल का जो है प्रधान कौन होता है? ये तीनों सेनाओं का यानी सेनापति कौन होता है दोस्तों? हमारे देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सैन्य बल का प्रधान होता है। तीनों सेनाओं का सब सुप्रीम कोर्ट कमांडर, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंस है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, वही दोस्तों जो है राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद कार्यकाल कितना होता है? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, निश्चित 6 वर्ष। तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा अनिश्चित। वैसे जो है तो दोस्तों इसको थोड़ा ये क्वेश्चन डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जो है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया महाभियोग प्रक्रिया कहाँ चलती है? संसद में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या है संविधान में संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है। सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति निहित होती है किसमें? तो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में। वास्तविक शक्तियाँ जो है दोस्तों प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में होती है, और राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति पर होती है। लेकिन वो जो वास्तविक शक्तियाँ जो है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है दोस्तों, और ना राष्ट्रपति के ऊपर ना राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के अस्थायी कर्मचारी किस सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है नागरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। सरकार के जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं ये नागरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया
निर्वाचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन में किस प्रणाली को अपनाया जाता है? तो सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा बहुमत प्रणाली। लोकसभा के निर्वाचन में किस प्रणाली को अपनाया जाता है? बहुमत प्रणाली को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किस संस्था का निर्वाचन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। सही जवाब दोस्तों जो है राज्यसभा। ये राज्यसभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो 543। दो एंग्लो इंडियन है, यहाँ 543 ही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा के 5 सीटों से अनुसूचित जाति को कितनी सीटें आरक्षित है? तो 79 सीटें आरक्षित है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या कौन तय करता है? कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या कौन तय करता है? तो चुनाव आयोग। सही जवाब जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आयु के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता है? तो बच्चों जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वही मतदान में भाग लेता है। वयस्क यानी वो जो जवान माना जाता है कि जवान हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है हमारे देश का उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण कौन सा है? निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण कौन सा है? तो मतदाता सूची तैयार करना। सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण कौन सा है? मतदाता सूची तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है निम्नांकित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? निम्नांकित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 32 के तहत हम जो है सुप्रीम कोर्ट की यानी न्यायालय की शरण ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कहीं भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 तहत जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं यानी उच्च न्यायालय जा सकते हैं और 32 तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बच्चों ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उपचार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो सही जवाब जो है ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। छुआछूत यानी अस्पृश्यता को संविधान के अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया है। जैसे लोग छुआछूत करते हैं ना कि आप इस जात के हो, वो दलित है, वो गरीब है, ये तमाम चीज़ें छुआछूत होती है अनुच्छेद 17 के तहत जो है समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। पहले कितनी थी? 7। तो संपत्ति के तहत 7 से संपत्ति और 7 से समाप्त, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब टोटल जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है इस समय। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका की बात है 1996। सही जवाब ये हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1996 ईस्वी में। निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि क्या है? तो दोस्तों यहाँ सही जवाब जो है 3 महीने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है निर्वाचन आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? निर्वाचन आयोग गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324, धारा 324 का हो चाहे अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है मताधिकार प्राप्त होना चाहिए सभी वयस्क स्त्री पुरुष जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष हो गई है। मताधिकार प्राप्त होना चाहिए सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो दोस्तों वही हो जाएगा निर्वाचन आयोग। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। देखो कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट फैक्ट्स है जो वेरी इंपॉर्टेंस है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंस फैक्ट्स है। देखो जिस नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है उसे निर्वाचक या मतदाता कहते हैं। मत देने की प्रक्रिया मतदान कहलाती है। समझ रहे हो? भारत, अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी
और इंग्लैंड में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। हॉलैंड में 25 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष, स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष, कुछ अन्य देशों में 21 वर्ष भी है। तो ये इम्पोर्टेंस फैक्ट्स हो सकता है। लेकिन दोस्तों अपने भारत में 18 वर्ष मत देने की उम्र है, यानी वोट देने की उम्र 18 वर्ष है। हॉलैंड में 25 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष है, कुछ और भी देश हैं जहाँ 21 वर्ष भी है। विदेशियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है होता है। अपने देश की बात हो रही है। तो आगे देखेंगे और भी देख लेते हैं जो फैक्ट्स है। सर्वप्रथम 1902 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 1917 ईस्वी में कनाडा, 1919 ईस्वी में जर्मनी, 1920 ईस्वी में अमेरिका, 1927 ईस्वी में चीन तथा 1945 ईस्वी में जापान की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोतीलाल नेहरू समिति ने सर्वप्रथम किस वर्ष अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी? मोतीलाल नेहरू समिति ने सर्वप्रथम किस वर्ष अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। मौलिक अधिकारों गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो संविधान करता है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान के खिलाफ जो गलत काम करेगा उसको दंड दिया जाएगा। कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ संविधान बड़ा है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभी हमने बताया 7 संपत्ति 7 समाज, पहले कितने से मौलिक अधिकार 7, लेकिन संपत्ति का अधिकार हट गया। आप कितने रह गए दोस्तों? 6। अब जो है संपत्ति का अधिकार को कहाँ रख दिया गया है? 300A में, अनुच्छेद 300A में जो है उठा के रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस वर्ष भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? दोस्तों 1976 ईस्वी में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के निहित तत्वों का विचार निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी भारत और आयरलैंड को छोड़कर अन्य किसी भी देशों में निर्देशक तत्वों की जो है व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की पवित्र इच्छा पर निर्भर है। यह स्टेटमेंट किसका है? दोस्तों केटी शाह का यह स्टेटमेंट है, कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, दान देने का अधिकार। ये जो है नागरिकों के मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है। समानता का अधिकार ये भी सही है, लेकिन दान देने के ये अधिकार कोई थोड़ी है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 11 के दोस्तों विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।